फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ओके फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर दैट कैन एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ये बोल रहा है कि अब हमें पढ़ना है कि अगर कोई मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ओके, क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए देखते हैं। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिकेशन। पहला बोल रहा है, फर्स्ट लाइन ये कह रहा है क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वो जो मॉलिक्यूल है उसमें रेप्लिकेशन होना चाहिए, जो मॉलिक्यूल है उसमें रेप्लिकेशन होना चाहिए। ये जो मॉलिक्यूल है वो डिवाइड कर सके, वो अपनी कॉपी बना सके। जैसे डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से डीएनए बनता है, आरएनए से आरएनए बनता है। ओके, आरएनए भी अपनी कॉपी बना सकता है, ये भी रेप्लिकेशन कर सकता है। ओके, ये जो पहली प्रॉपर्टी है वो डीएनए और आरएनए के अंदर है। ओके, सेकेंड बोल रहा है इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल। अब हम कंपेयर करें डीएनए और आरएनए में, क्योंकि ये केमिकली और स्ट्रक्चरली भी स्टेबल बोल रहा है। ओके, जो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल हो, तो अब हम कंपेयर करते हैं डीएनए और आरएनए के बीच में। डीएनए जो है वो केमिकली और स्ट्रक्चरली ज़्यादा स्टेबल है अगर हम कंपेयर करें आरएनए से। तो ऐसा क्यों, ये हम समझते हैं। पहले हम देखते हैं केमिकली। ओके, डीएनए डीऑक्सीराइबोज। ओके, डीऑक्सी मीन्स फ्रेंड जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो। ओके, यहाँ फिगर देखते हैं। OH, डीएनए के सेकेंड पोजीशन पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, इसके फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसके सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। और कंपेयर करें आरएनए से अगर इस स्ट्रक्चर की, तो सेकेंड पोजीशन पर ये देखिए, सेकेंड पोजीशन पर यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है आरएनए में अगर हम कंपेयर करें तो। ओके, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, किसी मॉलिक्यूल में अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो वो क्या होता, केमिकली रिएक्टिव होता है। केमिकली रिएक्टिव होता है। कोई भी मॉलिक्यूल ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो वो लेस स्टेबल होगा। अगर कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। देखते हैं, ये देखिए मॉलिक्यूल का ये ऑक्सीजन है, ये हाई है। ओके, तो रिएक्टिविटी क्या होगा उसका, हाई होगा। जब ऑक्सीजन हाई है तो उसका रिएक्टिविटी भी हाई होगा, और फिर उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी लेस होगी। ओके, अब हम कंपेयर करते हैं डीएनए वर्सेस आरएनए का। डीएनए और आरएनए का अगर हम कंपेयर करते हैं तो डीएनए का ऑक्सीजन डीएनए में होता ही नहीं है, तो ऑक्सीजन जो होता है डीएनए का वो लेस है। और जब ऑक्सीजन लेस है तो इसका रिएक्टिविटी क्या होगा, रिएक्टिविटी भी लेस होगा इसका। और जब रिएक्टिविटी भी इसका लेस है तो स्टेबिलिटी क्या होगा, इसका हाई होगा स्टेबिलिटी। ओके, और अब आरएनए में देखते हैं। आरएनए में ऑक्सीजन हाई है, तो जब ऑक्सीजन हाई है तो रिएक्टिविटी भी होगा हाई। तो जब रिएक्टिविटी हाई होगा, ऑक्सीजन भी हाई है, तो स्टेबिलिटी क्या होगा, लेस होगा। अगर हम कंपेयर करते हैं डीएनए वर्सेस आरएनए में, तो डीएनए इज केमिकली मोर स्टेबल देन आरएनए। ओके, इसी वजह से कई सारे रिएक्शन में जो आरएनए है वो कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। किसी भी रिएक्शन जो होता है उसकी स्पीड को वो बढ़ा देता है। जैसे A+B है, C+D है। ओके, ये बिना कैटलिस्ट के हो रहा। ओके, ये बिना कैटलिस्ट के रिएक्शन हो रहा है,
तो इसको होने में 2 आवर लगेंगे। ओके, इस 2 आवर लगेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ कैटलिस्ट डाल दें तो ये रिएक्शन 2 मिनट में हो जाएगा। ओके, इसी वजह से जो आरएनए होता है वो कई सारे फिजियोलॉजी रिएक्शन में भी काम आता है। ओके, काम करता है। ओके, केमिकली तो हम लोगों ने देख लिया। अभी एंड स्ट्रक्चरली देखते हैं। जो स्ट्रक्चरली है, ये बोला स्ट्रक्चरली जो डीएनए है वो ज़्यादा स्टेबल है इस कंपेयर टू आरएनए। ओके, अब ऐसा क्यों होता है ये हम देखते हैं। जो डीएनए है वो स्टेबल क्यों है। पहले तो ये देखते हैं, जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर जो है डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड किस फॉर्म में है, हेलिकल स्ट्रक्चर में है। डबल फॉर्म हेलिकल स्ट्रक्चर में, ये देखिए ये। ओके, ये हेलिकल फॉर्म में है, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल। ओके, अब क्या होता है, ये जो बेसेस है इनके बीच में कौन से बॉन्ड बनते हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। एडनिन के साथ थाइमीन ही रहेगा हमेशा और ग्वाइनिन के साथ साइटोसिन होगा। ओके, और जो एडनिन है उसके पास कितने बॉन्ड होंगे, उसमें 2 बॉन्ड होते हैं, और ग्वाइनिन और साइटोसिन के यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ओके, ये देखिए। ओके, ये इस बॉन्ड के बनने की वजह से जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो मोर स्टेबल होता है इस बॉन्ड के बनने से। ओके, अगर हम कंपेयर करें आरएनए की, तो आरएनए में क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ओके, यहाँ डबल स्टैंडर्ड है ना, लेकिन आरएनए में, यहाँ डीएनए है, आरएनए, हम डीएनए को देखें और आरएनए को देखें। आरएनए में सिंगल स्टैंडर्ड होता है, वो स्ट्रक्चर क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। ओके, ये लेस स्टेबल होगा। थर्ड देखते हैं, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। म्यूटेशन, अब देखते हैं डीएनए या आरएनए में, मीन्स ये बोल रहा है डीएनए या आरएनए में जो चेंजेस आते हैं, चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। ओके, अगर कुछ चेंजेस आता है तो उसे क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। अगर डीएनए या आरएनए में कुछ चेंजेस आते हैं, जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे म्यूटेशन बोलते हैं। ओके, इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन किसी भी स्पीसीज के, इवोल्यूशन किसी स्पीसीज के कैरेक्टर में कुछ चेंजेस आता है आफ्टर सेवरल जनरेशन मीन्स कई जनरेशन के बाद अगर उस स्पीसीज के कुछ कैरेक्टरिस्ट में चेंजेस आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। ओके, अब जैसे मंकी से ह्यूमन बना तो ये एक दिन में तो बना नहीं, ये सेवरल जनरेशन से हुआ, सेवरल जनरेशन, आफ्टर सेवरल जनरेशन में, मतलब कई जनरेशन के बाद मंकी से ह्यूमन, एक डेवलप ह्यूमन कंप्लीट हुआ। जैसे ये देखते हैं, ये मंकी है। ओके, और ये रहा हमारा ह्यूमन। ये बोल रहा है आफ्टर सेवरल जनरेशन, मतलब कई जनरेशन के बाद यहाँ चेंजेस किस में आते हैं, डीएनए में चेंजेस आते हैं, क्योंकि डीएनए ही स्लो चेंजेस लाता है, जो आरएनए है वो फास्ट चेंजेस लाएगा। आरएनए फास्ट चेंजेस लाता है और डीएनए स्लो करके चेंजेस लाता है। ओके, ये देखो यहाँ पर डीएनए में कुछ चेंजेस आए, फिर यहाँ थोड़ा चेंज आया, फिर यहाँ कुछ चेंजेस आए, फिर यहाँ कुछ चेंजेस आए डीएनए में। ऐसे करते करते हल्का डीएनए में चेंजेस आते रहे और एक टाइम ऐसा आया कि ये जो ह्यूमन है वो एक कंप्लीट ह्यूमन बना मंकी से। ओके, ये एक दिन में नहीं बना, कई सालों में बना। ओके, ये जो इवोल्यूशन है वो होते रहना चाहिए, इससे नई और डेवलप स्पीसीज बनती रहती हैं। हम कैसे दिखते हैं ये डीएनए के चेंजेस में होता है, डीएनए के चेंजेस पर डिपेंड करता है। ओके, अब मंकी से धीरे सेवरल ईयर में ह्यूमन कंप्लीट हुआ। ओके, धीरे धीरे चेंजेस आते रहे, डीएनए में चेंजेस आते रहे, इस वजह से एक डेवलप ह्यूमन बना। ये सब पॉसिबल हुआ स्लो चेंजेस की वजह से। ओके,
ये सब डिपेंड किस पर करता है, ये सब डिपेंड करता है म्यूटेशन पर। ओके, डीएनए में स्लो चेंजेस आते रहते हैं जो बेटर है एवोल्यूशन के लिए। ओके, आरएनए में फास्ट चेंजेस होते हैं। ओके, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। मेंडेलियन कैरेक्टर वो मॉलिक्यूल जो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, उसमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो मेंडेलियन कैरेक्टर में एक्सप्रेस हो मीन्स वो मॉलिक्यूल जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो और वहाँ जाकर एक्सप्रेस हो। ओके, अब जैसे यहाँ एक एक्सप्रेस होकर कुछ चेंजेस हो सके, देखो एक्सप्रेस हो सके, ये फादर है और ये रही मदर। ओके, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो, यहाँ फादर का डीएनए जो है डीएनए गया और यहाँ का मदर का डीएनए गया। ओके, और फिर यहाँ बेबी में यहाँ बेबी हुआ, वो जो बेबी है उसमें फादर का भी डीएनए गया और मदर का भी डीएनए गया। ओके, अब इससे एक्सप्रेस क्या हुआ, इससे एक्सप्रेस ये हुआ इस बॉडी ये जो बेबी है उसका फेस थोड़ा बहुत पापा से मिलेगा, या क्या पता पापा का जो नाक है, आईज है, वो बेबी से मैच कर रही हो, या फिर जो मॉम से लिप्स मैच कर रही हो। ओके, इसी को बोलते हैं एक्सप्रेस होना। ओके, इफ वन एग्जामिन ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन because of rule of base pairing and complementarity, both the nucleic acid DNA and RNA have the ability to direct their duplication। ये क्या बोल रहा है, इफ वन एग्जामिन ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन, ये बोला अगर कोई मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ओके, बोला बिकॉज ऑफ रूल ऑफ बेस पेयरिंग किस में होता है फ्रेंड, बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्रिटी। अब ये बोल रहा है कि जैसे आप डीएनए में ही देख लो। ओके, डीएनए में क्या देखेंगे, डीएनए में जो रूल है बेस पेयरिंग देखो, डीएनए में क्या होता है 3 to 5 to 3। ओके, अब ये बोल रहा है कि बेस पेयरिंग, ये जो बेस पेयरिंग है ये है बेस पेयरिंग डीएनए का। ओके, इसी को हम बोलते हैं बेस पेयरिंग। एडेनिन और थायमिन में कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, इसको हम बेस पेयरिंग बोलते हैं। ये बेस पेयरिंग की बात किया। ओके, यहाँ पे एडेनिन और थायमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ओके, और गुआनिन और साइटोसिन में क्या होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ओके, इसको हम बेस पेयरिंग बोलते हैं। और क्या बोल रहा है, एंड कॉम्प्लीमेंट्रिटी। और कॉम्प्लीमेंट्रिटी मीन्स क्या होता है फ्रेंड, ये बोल रहा है कि जो डीएनए के स्टैंड में, ये जो डीएनए का स्टैंड है, डीएनए के स्टैंड में ए के साथ टी आना चाहिए, मतलब एडेनिन के साथ थायमिन आना चाहिए और गुआनिन के साथ साइटोसिन ही मिलेगा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्रिटी। ओके, बोथ द न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन। चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, ये बोल रहा है डायरेक्ट डुप्लीकेशन, चाहे डीएनए हो या फिर आरएनए, ये अपनी कॉपी बनाते हैं, मतलब ये रेप्लिकेट करते हैं। डीएनए से डीएनए बनता है, आरएनए से आरएनए ही बनेगा। ओके, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। ओके, डीएनए आरएनए हो, इनमें डुप्लीकेट करने की एबिलिटी होती है, डायरेक्ट डुप्लीकेशन एबिलिटी होती है, डिवाइड कर सकती हैं ये। ओके, इनके अंदर ये एबिलिटी होती है। ओके, एबिलिटी होती है। The other molecule in the living system such as protein fail to fulfill first criteria itself। अब पहला क्राइटेरिया क्या था,
पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? किसी भी मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट होने की तरह पहली क्राइटेरिया क्या थी? कि वो एक्ट कर सकें। ओके, वो मॉलिक्यूल रेप्लिकेट कर सकते हैं। कौन रेप्लिकेट सकता है? डीएनए या आरएनए, वो रेप्लिकेट कर सकते हैं। ओके, सच एज ए प्रोटीन फेल। ओके, फेल मीन्स वो काम नहीं कर सकता है, लेकिन पर जो लिविंग सिस्टम में बाकी मॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन है, ओके, लिविंग सिस्टम में जैसे कि बाकी मॉलिक्यूल्स में प्रोटीन आता है, प्रोटीन नहीं कर सकते हैं रेप्लिकेट। प्रोटीन कभी भी जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट नहीं कर सकते हैं। वो क्या है? सच एज ए प्रोटीन फेल। ओके, अब देखते हैं द जेनेटिक मटेरियल सूट। ओके, रहने देते हैं। बाय, टेक केयर।